मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है। ज़रा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचें, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आज हम बात कर रहे हैं उस मसले की जिसने हमारे आदमियत और इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हाथरस की घटना ने किसी दरिंदे की दरिंदगी को ही सामने नहीं लाया है या सत्ता पक्ष के जुल्म की दास्तां बयान नहीं किया है, बल्कि आज इस मसले ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वास्तव में जिस समाज में हम हैं, जहां मासूम निर्भया की हड्डियों को चबाया जाता है, जहां हाथरस की मासूम कली को कुचला जाता है, मसला जाता है और जला दिया जाता है, वो समाज किस मुंह से दुर्गा की स्तुति कर सकता है? वो समाज कैसे लक्ष्मी की वंदना कर सकता है? कैसे वो समाज मां सरस्वती की आराधना कर सकता है? मुकद्दस मरियम भी आज सवाल पूछती है कि जिस समाज में ये जुल्म हो रहा है, क्या वो समाज इंसानों का है? इसी सवाल को लेकर हमने आज बात किया भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारक, बुद्धिजीवी, नेतृत्वकर्ता हरिप्रकाश लाटा जी से। हरिप्रकाश लाटा जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। हाथरस की घटना में मुख्य रूप से पीड़ित पक्ष के समर्थन में संघर्ष करने वाली पार्टी कांग्रेस के तेज तर्रार और संघर्षशील युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिजीत राज जी, आपका स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के दर्द को महसूस करने वाले वासेपुर नई मस्जिद के सचिव परवेज अयूबी भी इस चर्चा में शामिल हैं। अयूबी साहब, आपका स्वागत है। महिलाओं के पक्ष को समझने और जानने के लिए इस चर्चा में हमने महिला प्रतिनिधि के रूप में मोहतरमा इशरत परवीन जी को भी शामिल किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली इशरत परवीन जी, आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत महिला नेत्री इशरत परवीन से करते हैं। इशरत जी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई और जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रही है, आप भी महिला हैं तो आप पीड़िता और उनके परिवार का दर्द हम मर्दों से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, हम महिलाएं तो समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो रोज़ दिन मतलब आए दिन ये बलात्कार हो ही रहा। हमारी सरकार इस पे ध्यान कुछ नहीं दे रहे हैं और उनको तो मतलब वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसा तो उनका कुछ दिखता नहीं है। इतने साल में मतलब वो जब से सत्ता पे आए हैं तो ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है कि जिससे उनके बारे में तारीफ़ किया जाए। तो उनको मतलब ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस तरह के कांड किए हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग बहुत मतलब वहाँ पे लोग मीडिया वाले लोग को नहीं मिलने दे रहे उनके परिवार से, और ना ही मतलब वहाँ के जो डीसी हैं वो लोग भी मतलब इस बात को दबाना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह से सरकार ही ऐसे करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि अपने मतलब देश को बचाएं। महिला कहीं पे भी सेफ नहीं है और हम महिलाएं बाहर निकलेंगे तो मतलब ये बाहर मतलब हम लोग सेफ नहीं है। हमारी बेटी या बहन कोई भी बाहर निकलती तो ये सोचती हैं कि पता नहीं घर कैसे जाएंगे, शाम हो गया है, घर टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बहुत सारे मतलब मन में डर होता है, तो ये डर को हटाना है ताकि हमारी महिलाएं बाहर निकल सकें, कुछ काम कर सकें, अपने घर परिवार को चला सकें। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। समाज है तो सरकार है, समाज है तो कानून है। अब क्या सिर्फ सरकार को दोषी ठहराना उचित है? क्या समाज की या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? जी हाँ, हमारे समाज में भी कमी है। बात को दबा दिया जाता है, बोलने के वजह मतलब बताने के वजह वो लोग दबा देते हैं। तो ये हमारे समाज में भी होना चाहिए और इन लोगों को, सरकार लोग को भी होना चाहिए। सब हम लोग मिलके अगर करते हैं तभी सब कुछ सही हो। क्या आपको लगता है कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है? बदलाव यही है कि जितने भी मर्द लोग हैं वो लोग अगर अपनी सोच को बदल दें कि अपने लेडीज़ लोग को बाहर निकलने दें, अपने आज़ाद वाली ज़िंदगी जीने दें, तो सब जितने भी महिलाएं सब सेफ हो जाएंगी। पर यहाँ मर्द लोग की तो गंदी आदत है, गंदी नज़र से देखना,
कमेंट करना, कुछ भी बोल देना, टच करके चल जाना, तो इससे महिला निकलती हैं रोड पे तो सहमी सी रहती हैं कि मतलब रास्ता देखकर चलना होता है कि नहीं हमें ऐसे चलना चाहिए, वैसे कोई टच ना कर दे। तो ये सब बदलाव हमारे जेंट्स लोग में अगर आ जाते हैं तो सब महिलाएं सेफ है, सब कुछ मतलब ठीक रहेगा। अब जेंट्स ही मतलब अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सोच सिर्फ जेंट्स को बदलना है ताकि लड़की लोग अपने बाहर निकल सकें, स्कूल कॉलेज कर सकें, जॉब वगैरह कर सकें, कहीं भी बेफिक्र होकर के निकल सकती हैं, तभी हम सब सेफ है। समाज, हाँ, इसके जिम्मेदार पूरा समाज ही है, क्योंकि समाज ही का सोच इतना मतलब घटिया है तो फिर दिक्कत तो होगा ही आगे। तो ये समाज को बदलना है, समाज की सोच को बदलना है, तभी फिर हम लोग भी मतलब बदल सकते हैं। आज इशरत परवीन की बातों को आपने सुना, परवेज अयूबी साहब। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस समय जो हालात देश में चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि सर ये अभी जो हालात हमारे मुल्क का है, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश का, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश की आई है, हमारे यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। ख़ास तौर पे महिलाएं तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। हाथरस का रेप कांड जो है वो समझिए कि ये बैठ देने का नहीं है या कैंडल मार्च निकालने का नहीं है। इसमें एक तरह से बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए था और उस पीड़ित परिवार के साथ में सरकार को, समाज को, हर बुद्धिजीवी को, हर लोगों को उसके साथ होना चाहिए था। जिस तरह आपने कहा कि डीएम परवीन कुमार का जो पीड़ित परिवार के को दबाव बनाया जा रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। ये आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कांड हुए। इसमें तो मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य इस बात का है, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि एक उच्च स्तरीय प्रभारी है आप, और वहाँ के आप डीएम हैं, कलेक्टर हैं, आप वहाँ के बड़े अधिकारी हैं, और वहाँ पर आप जो है पीड़ित परिवार के घर वालों को आप उनके बाइट को, उनके विचार को और उनकी ज़ुबान को बंद करने के लिए और दबाव बना रहे, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो है बात को बंद कर दीजिए, छुपा दीजिए, बोलिए नहीं। उससे ये पता चलता है कि ये हाथरस कांड सिर्फ एक रेप कांड नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ये दर्शाता है, छुपा हुआ है कि इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन, वहाँ की सरकार और बहुत सारे लोग इस कांड में मुलविस है और इसको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। वरना आनन फानन में 2:30 बजे रात को उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये बताइए कहाँ का कानून है? जब भी कोई हादसा होता है, चाहे मरने वाला किसी भी कारण से देश की लड़ाई में शहीद हो गया या किसी कारण से उसके साथ एक्सीडेंटल मामला हो गया, लेकिन बॉडी उसके परिवार को सुपुर्द किया जाता है। उसके परिवार को दाह संस्कार करने का अधिकार है, उसको अंतिम संस्कार करने का है। लेकिन बताइए माननीय योगी जी को ये बात समझ में नहीं आया कि उन्होंने जो है माँ बाप बिलख रही है, उस बेटी के साथ रेप होता है, उसकी ज़ुबान काट ली जाती है, उसका जो है रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है और उसका वो बेचारी जो है उसका खुद का अपना ही। मैं mirchi.com का शुक्रगुजार हूँ कि वो राष्ट्रीय स्तर का जितना भी मीडिया है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जितना मीडिया है या लोकल मीडिया है, उसको क्यों रोका जा रहा है? उसकी वजह यह है कि सरकार की जो भूमिका है, जो मंशा है, आज चौथा स्तंभ कमजोर हो गया। चौथा स्तंभ जो है वो हकीकत में जान गया कि जिस सरकार के हम पैरोकार हो रहे थे, जिस सरकार की बात कर रहे थे, वो हकीकत में ना वो समाज का है, ना वो समाज की बेटी का है, ना मीडिया का है। देखिए अभी मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, बहुत ही अफसोस है कि प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक लड़की है। इस पूरे प्रकरण में जो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई चल रही है और खास तौर पे मीडिया को इससे दूर रखा जा रहा है, ये कहां तक सही है? देखिए ये जो है सरकार, मोदी सरकार में ख़ास करके
विपक्ष तो एक समझिए कि एक उनका ये है कि भाई माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को जो है यूपी में इंटर नहीं करने देना। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था और प्रियंका गांधी जी जो गए थी उनको जो है रोक दिया गया और ये जो है अरेस्ट कर लिया गया। मैं पूछता हूँ, संविधान की बात करें, संविधान में कहाँ लिखा है कि पीड़ित परिवार के घर आप जाके उनको जो है धारा सुना दें, उनके दुख में साथ ना दें? क्या वहाँ उनको जा कर के आश्वासन और उनको जो है उनके दुख को हम बांट नहीं सकते हैं? लेकिन मीडिया को नहीं जाने देने का दो वजह है। एक तो मीडिया ये बिल्कुल समझ में सरकार को आ गई कि जो मीडिया पिछले 6 वर्षों से हमारा साथ दे रही थी, अब वो मीडिया हमारा साथ नहीं देगी, इसलिए कि मीडिया को हकीकत समझ में आ गया है। इसलिए कि मीडिया सब कुछ देख सकती है, देश को लुटते हुए नहीं देख सकती। मीडिया सब कुछ देख सकती है, समाज की बहू बेटियों पर इज्जत लूटा जाए और उसकी हत्या किया जाए वो नहीं देख सकती है। लेकिन इसलिए मीडिया अब ये समझ गई, इनकी घिनौनी राजनीति को समझ गई है, इसलिए अब मीडिया को भी रोका जा रहा है। जैसे गांधी जी को, जैसे राहुल गांधी को रोका गया, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को रोका जा रहा है, उसी तरह मीडिया को भी रोका जा रहा है। यही कारण रोकने का। आखिर क्यों इस प्रकरण में लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है? इस कांड में, हाथरस कांड में जो लड़का आरोपित है उसका कहीं ना कहीं लिंक सोशल मीडिया में आप देखिए, जिसका बाप भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेता के साथ, यहां तक सोशल मीडिया दिखलाती है, राष्ट्र के गृह मंत्री के साथ उसका फोटो है, राजनाथ सिंह के साथ उसका फोटो है, योगी आदित्यनाथ के साथ उसका फोटो है। तो जिसका फोटो योगी आदित्यनाथ के साथ हो, अमित शाह के साथ हो, राजनाथ सिंह के साथ हो, उसके परिवार को बचाना है या हाथरस में पीड़ित परिवार को बचाना है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरे कांग्रेस जन इस आंदोलन में इस प्रकार मुखर और आंदोलित है जिससे यह प्रतीत होता है कि ये वही कांग्रेस है जिसने अंग्रेजों को भगाया था। हमारे साथ हैं अभिजीत राज, आइए अब उनसे बात करते हैं। आखिर ये सवाल आपकी पार्टी के द्वारा क्यों और कैसे खड़ा किया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में योगी सरकार भी शामिल है? देखिए, सवाल तो उसी दिन खड़ा हो गया था जब 11 दिन के बाद इस कांड में एफआईआर दर्ज होता है। सवाल उस दिन भी खड़ा हो गया था जिस दिन ये डीएम के द्वारा कहा गया कि बलात्कार किसी तरीका का हुआ ही नहीं। सवाल उस दिन भी खड़ा हुआ था जिस दिन 2 बजे रात को जबरन उसको सम्मान के साथ जलने तक नहीं दिया गया था। और सवाल तब भी खड़ा था जब राजनीतिक दलों के साथ साथ, विपक्षी दलों के साथ साथ मीडिया के भाइयों को भी बैरिकेटिंग कर दिया गया था, धक्का मुक्की उन लोगों के साथ भी किया गया था। सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि जब लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं तो ये यकीन रखते हैं कि घटनाएं हो सकती है लेकिन उसका न्याय होगा। और न्याय होने के बजाय मनीषा वाल्मीकि के परिवार को जिस तरीक़ा से डराया धमकाया जा रहा है और उसका वीडियो वायरल है, और लगातार अजय सिंह बिष्ट के द्वारा ये गाइडलाइन दिया जा रहा है कि पूरे मामला का नीपापोती कर दो, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। एक विशेष जाति वर्ग के लोग को बचाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, मैं इसलिए अजय सिंह बिष्ट बार बार बोल रहा हूँ कि उसने भेड़िया होते हुए शेर का खाल ओढ़ रखा है। मतलब
कम से कम इसका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अपने बर्दिया रोप और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए उसको जो है सम्मान के साथ जलने तक नहीं दिया गया। जो लोग हिंदुओं की दुहाई देते हैं उनके लिए भी अपने आप में ये प्रश्न है, और उन दलित भाई और कमज़ोर लोगों के लिए भी ये प्रश्न है। और इस पूरे प्रकरण में जब कांग्रेस पार्टी पूरे मामला को बहुत गंभीरता से लेती है और लगता है कि अब कोई इसमें बहुत संज्ञान नहीं ले रहा, तो राहुल जी, प्रियंका जी चल पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, और ये प्रशासन को कमिट करते हुए कि हम लोग अकेले जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि धारा 144 क्यों लगा, इस नहीं समझ से परे है। कोई ज़रूरत नहीं था धारा 144 लगाने का। अगर लगा भी दिया तो इन्होंने कहा कि हम जो है साहब अकेले जाएंगे, उस पीड़िता का हाल लेंगे, क्या स्थिति है, परिस्थिति है, और उसके दर्द को हम साझा करने जा रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस की राजनीति क्या सही दिशा में है? सवाल ये है कि राजनीति क्यों होगा और डर इस बात का क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इंसाफ देने में ईमानदारी नहीं बरता है, और ईमानदारी बरता भी नहीं है। अभी तक तो उसी के फैमिली को, मनीषा वाल्मीकि के फैमिली को ही धमकाया और डराया जा रहा है। उनके परिवार के लोगों को आप देखिए, महिला उसकी घर की दौड़ रही है डीएम के गाड़ी के पीछे बेतहाशा। उनके परिवार के लोगों को किडनैपिंग करके रखा गया है। उन लोगों को डीएम का स्टेटमेंट है कि हम बदल जाएंगे तो तुमको शहर छोड़ना होगा, गांव कस्बा छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो आपराधिक गतिविधि है, और जिस तरीका से 2 बजे रात को जला दिया गया, मेडिकल सही से नहीं किया गया, उसका बलात्कार होने के 11 दिन के बाद मेडिकल होता है, उस मेडिकल में शुक्राणु निकलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और आईपीसी डायरेक्ट ये कहती है कि अगर कोई बच्ची, कोई महिला अगर ये कहती है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है या हमको मेरे साथ प्रयास किया गया है, उसका अंतिम स्टेटमेंट ये है, उसको भी ये लोग झुठला रहे हैं। इसका 2-3 कारण है। एक तो जो सबसे बड़ा कारण है अजय सिंह बिष्ट का जातिगत, वो जो लोग हैं वो उनके जाति बिरादरी से आते हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। दूसरा जो प्रमुख कारण है, जो वो आवारा लड़के थे, उसके पिताजी भाजपा के सक्रिय सदस्य थे, और ये सब चीज़ को पर्दा डालने के लिए इस तरह का क्रूर अमानवीय व्यवहार सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मीडिया कर्मियों के साथ यूपी पुलिस का रवैया कैसा था और क्यों था? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के साथ जिस तरीका का दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरीका से उनके कॉलर पर हाथ दिया गया, जिस तरह से उनको धक्का मार के गिराने का कोशिश किया गया, इससे बड़ा इस लोकतंत्र में हत्या नहीं हो सकता है। हम ये मानते हैं कि पक्ष अगर कहीं पर गलती करता है या कोई काम को करने में उसको दिक्कत महसूस होता है या फिर किसी काम के दिशा से वो भटकता है, तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सही दिशा में लाए, उस पर बात रखे और बात काम करवाए। ये तो जिस तरीका से विपक्ष को ख़त्म करने के लिए गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, मीडिया के साथ जिस मीडिया के दम पे ये आज राजनीति कर रहे थे, आज उसी मीडिया को, खास तौर से जो जेबी और चाटुकार मीडिया है, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि आज जब देश के अंदर में मनीषा वाल्मीकि जैसे अहम और प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हैवानियत को आज जिंदा रखने का प्रयास भाजपा और योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस समय ये लोग क्या दुहाई दे रहे हैं कि राजस्थान में भी घटना का, मैं कहता हूँ इस तरह के घटना किसी भी प्रदेश में हो सकते हैं और उसका जितना भी निंदा किया जाए कम है, लेकिन राजस्थान के अंदर में जब ये बात कर रहे हैं, इनको तो पहले नैतिकता मर चुका है कि इस तरह का कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार ने कहा जिस विपक्षी दल को उस पीड़ित परिवार से मिलना है, आइए मिलिए और देखिए कि उसके साथ न्याय हुआ है कि नहीं। सवाल ये नहीं है कि कौन किससे मिल रहा है, सवाल ये है कि न्याय हो रहा है या नहीं। जब न्याय नहीं होगा तो आवाज़ उठेगा, और जब आवाज़ उठेगा तो ये कितना भी कोशिश करे, कितना भी दमनकारी नीति अपनाए, कितना भी धक्का मारे, राहुल गांधी को अपमानित करे, लाठी गिरा, हम तो गांधीवादी लोग हैं। हम तो बिना खड़ग बिना धार गांधी जी के राह पर चलकर
सत्याग्रह आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके, जेल भरो आंदोलन करके इस देश को आज़ाद कराए हैं। तो ऐसे छुटभइये गुंडे टाइप के और चरित्रहीन टाइप के लोग जो देश में जहर फैला रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश में दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, जितना दबे कुचले तबके के लोग हैं, उन तमाम लोगों को जिस तरीक़ा से डरा और धमका रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी गंभीर है। जिस तरीक़ा से ये देश जय जवान, जय किसान और जय नौजवान का नारा दिया करते थे हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, आज किसान की क्या हालत है आप देख लीजिए। काला कानून आ गया, एमएसपी, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। नौजवान के पास रोजगार ख़त्म हो गया, नौजवान के पास, जिसके पास रोजगार है भी, उसको आधा सैलरी दिया जा रहा है। और रहा बात जवान का, तो जिस तरीक़ा से 56 इंच का सीना कहते थे और एक सिर के बदला 10 सिर लादने की बात करते थे, आज चाइना के अंदर में हमारा 20 जवान शहीद हो गया। उस पर सरकार गूंगा, बहरा और अंधा बना हुआ है। जिस तरीक़ा से पुलवामा में 56 लोग शहीद हो गए हमारे सैनिक, न सीबीआई इंक्वायरी हुआ, आरडीएक्स कैसे आए कोई पता नहीं। तो इस देश के अंदर में ना जवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। और जो ये लोग नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी अब समझ में आ रहा है कि इनका जो नारा था कि बेटी बचाओ भाजपा से यूपी के अंदर में ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, यूपी के अंदर में दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, यूपी के अंदर में मुसलमानों को मारा जा रहा है। एक जाति विशेष को छोड़ दीजिए तो वहाँ पर तमाम, और उस भी जाति विशेष में, उस जाति विशेष में भी वही लोग जो अजय सिंह बिष्ट जैसे अपराधी चरित्र के मुख्यमंत्री को मानते हैं उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो तमाम उनके अपने जाति के लोगों को भी मार रहे हैं। तो ये मूल रूप से अगर बात कीजिएगा तो ये लोग किसी के नहीं, ये आपराधिक चरित्र के बलात्कारी लोग हैं। ये जो बीच में अभी बहुत ज़्यादा योगी अजय सिंह बिष्ट बोल रहे थे कि हम जो बलात्कारी है उनका पोस्टर लगाएंगे, तो क्यों नहीं सेंगर का पोस्टर लगा रहे हैं? लगाते पोस्टर, पहला पोस्टर। तो ये इनके साथ जो रहेगा वो चमत्कार करेगा और बाकी लोग जो रहेगा वो बलात्कार करेगा। इनका जो श्रेणी है, इनके साथ रहने वाला हिंदू होगा, बाकी लोग पाकिस्तानी होगा, बांग्लादेशी होगा, अफगानिस्तानी होगा, या हिंदू नहीं है तो नेपाल चला जाएगा। यही स्थिति है इनके साथ। एक मामला पुटकी का भी है, इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, पुटकी में जो वाकया हुआ है, पुलिस ने बहुत ईमानदारी से लड़की को बरामद किया और बरामद करके उसके पिता के सुपुर्द कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि लड़की अगर बालिग है और लड़की जब अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहती है तो उसमें कानून यही कहता है कि उस पर फिर किसी का जोर नहीं चलेगा। इस मामले में भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए हैं। देखिए, भाजपा नेता ये सब हरामखोर सड़क छाप लोग हैं। ये लोग सड़क छाप ही बात करेंगे, इनको कानून से मतलब नहीं है, इनको न्याय से मतलब नहीं है, इनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। ये गॉडसे के नाजायज औलाद लोग हैं। तो ये लोग इसी तरीका का हरकत करेंगे जो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ बता रहे हैं कि ये हरामखोर लोग को, चूँकि हम लोग गांधीवादी लोग हैं इसलिए हम लोग कभी भी हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो ये लोग जिस तरीके का हरामखोरी पर उतरे हुए हैं, इनके अपने लोग, राज सिन्हा क्या बोल रहे हैं कि मोदी के दम पे थोड़ी हम चुनाव जीते हैं। ये जब अपने लोगों के साथ बदतमीजी के साथ बात करते हैं तो फिर ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि समाज में और विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ ये सम्मानजनक बात करेंगे। इनका अगर आप पूरा वाल देखेंगे सोशल मीडिया का तो इतना भद्दा भद्दा गाली देते हैं ये लोग को इतना भी शर्म होगा कि नहीं, पता नहीं कि इनकी माँ बहन वो वाल पढ़ती है कि नहीं। तो जब ये लोग नैतिकता के आधार, नैतिकता अपना एकदम जमीन में गाड़ चुके हैं तो इनसे आप कोई भी तरह का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपने सुना लाटा साहब सारे लोगों की बातों को। अब इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कि संघ के विचारक और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते हैं। हाथरस में एक मासूम बच्ची के साथ जो दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, इस संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुखद घटना है और हाथरस ही नहीं, बाकी अन्य स्थानों पर भी जो रेप की घटनाएं हुई है, खासकर नाबालिग बच्चियों के साथ,
वह चाहे यूपी के दूसरे हिस्से हों या राजस्थान हो या बंगाल हो, जहाँ पर भी हो, ये बहुत दुखद है। और भारतीय जनमानस ऐसी घिनौनी घटनाओं को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता है। यह ठीक है कि पश्चिमी सभ्यता के इस देश में आने के बाद बलात्कार की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी चाहे वह निर्भया मामला हो या अभी हाथरस का मामला हो या और कहीं का मामला हो, आम जनमानस खुलकर इसका विरोध करता है। हाथरस में जिस तरह से प्रशासन ने उस लड़की के दाह संस्कार में जो रुख अपनाया, वह रुख अमानवीय था। वह धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ था। वहाँ जो भी मौजूद प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस लड़की की डेड बॉडी को घर में भी ले जाने देना चाहिए था और उनकी इच्छा थी कि सुबह दाह संस्कार करें। तो यह भी परंपराओं के ही अनुसार था, इसलिए ऐसा उनको करने देना चाहिए था। दूसरा, जहाँ तक सवाल है लॉकडाउन का या बाहर के दूसरे लोगों को नहीं जाने देने का, तो चूंकि अब हाथरस की घटना के ऊपर राजनीति होने लगी है और राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के लिए इस घटना में ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। अन्यथा इसी तरह की घटना बलरामपुर में भी हुई है, राजस्थान के 2-3 जिलों में हुई है, लेकिन वहाँ किसी का ध्यान नहीं है। तो मीडिया भी मतलब राजनीति कर, फिर भी जो जिस तरह की वहाँ बंदी की गई है, उसके 2 पहलू होते हैं, एक राजनेताओं को रोकना और एक मीडिया को रोकना। राजनेताओं को ऐसे कांडों में घटनास्थल पर जाने से रोक देने की घटनाएं तो इस देश में होती रही है। बंगाल में तो ममता जी ने बहुत बार रोका है हमारे भाजपा के नेताओं को घटनास्थल पर जाने से, क्योंकि सरकारों को यह डर लगता है कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो जाए, और उसको अवॉइड करने के लिए राजनीतिक किसी भी दल की सरकार हो, वो इस तरह से नेताओं को जाने से रोकती है। ये आज से नहीं है, ये तो हम लोग वर्षों वर्ष से देख रहे हैं कि इस तरह से रोका जाता है नेताओं को। उसमें कुछ भी गलत नहीं है मीडिया, लेकिन मीडिया को रोकना यह एक सही कदम नहीं था। वहाँ जो भी मौजूद पदाधिकारी थे, उनका यह एक क्या कहना चाहिए उसको, अपरिपक्व कदम था ये। और अभी भी मीडिया को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मीडिया को शुरू पहले दिन तो खैर अंतिम संस्कार के समय तो सारा मीडिया था ही, लेकिन उसके बाद भी मीडिया को वहाँ पर जाने देना चाहिए था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि मीडिया में जाने से, मीडिया के वहाँ जाने से पूरे देश को सारी स्थिति का पता चलता, और यह जो एक राजनीतिक मुद्दा बना है वह भी नहीं बनता। इसलिए हमारे हिसाब से मीडिया को वहाँ जाने देना चाहिए। इस प्रकरण में प्रशासन का रवैया कुछ अलग ही दिख रहा है। आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? यह बिल्कुल झूठ है, और कुछ दलितवादी पार्टियों और विपक्षी दलों का फैलाया हुआ झूठ और मायाजाल है, भ्रमित करने वाला यह बयान है। जहाँ तक पीड़िता के साथ जो हुआ है, तो उसकी बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके माँ के बयान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, और जिस तरह से एफआईआर है, और एफआईआर एक बार होने के बाद उसके परिजनों ने या उस बच्ची ने जिन जिन लोगों का नाम भी लिया और जो जो कहा, तो वैसी धाराएं एफआईआर में
जुड़ती गई हैं, इसलिए इसमें छिपाने का तो कुछ है ही नहीं, और बचाने का, किसी को बचाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और वह भी भाजपा किसी रेपिस्ट को बचाएगी, ये तो सोचने की ही बात नहीं है। उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और आने वाला समय इस बात को प्रमाणित करेगा। किसी भी राजनीति पार्टी के नेताओं को वहां आने से रोका जा रहा है, ये तो समझ आ रहा है, मगर जिस तरह की बदसलूकी राहुल गांधी के साथ किया गया, ये कहां तक सही है? भाई वो तो वीडियो में साफ साफ आ गया है कि राहुल गांधी अपने से जानबूझकर गिर गए थे, उनको गिराया नहीं गया था। यह तो वीडियो है, और कई सोशल मीडिया में, फेसबुक पर और कई चैनलों पर यह साफ साफ दिखलाई देता है कि राहुल गांधी जानबूझ के लुढ़क गए उस तरफ बिना धक्का दिए हुए। अगर ऐसा कोई वीडियो हो जिसमें आप लोग देख पा रहे हो कि हाँ भाई धक्का दे करके या पटक के गिरा दिया, तो आप दिखलाइए, अपने चैनल पर इसको दिखलाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। और यह तो राजनीतिक ड्रामाबाजी है, ये तो होती रहती है, ऐसा ही नहीं है। अभी इसी का नहीं है, बताया ना, पहले भी बहुत सारे राजनेताओं को रोका गया है, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार भी किया गया है, उनके साथ मारपीट भी की गई है। ऐसी अनेक घटनाएं इस देश में हैं, अनेक राज्यों में है। तो यह कोई नई बात नहीं है, ये राजनीतिक ड्रामा हम मानते हैं, और यह एक देश में अनावश्यक उत्तेजना फैलाने का, आवेश फैलाने का काम राहुल गांधी और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इससे राहुल गांधी और उसकी पार्टी को बचना चाहिए, और रेपिस्ट को कैसे सज़ा मिले, उसकी सज़ा में अगर कोई कमी हो तो उस पर इनको अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए उस समय। अभी इनको इंतज़ार करना चाहिए न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे स्थलों पर जहां पर नेताओं को जाने से रोका जाता है, हल्की धक्का मुक्की सब जगह हुई है, और सब नेताओं के साथ हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी हुई है। जेपी मूवमेंट में हम लोगों ने देखा जेपी के साथ भी हुई है, बल्कि जेपी को तो जीप से खींचकर पुलिस वालों ने मारने का प्रयास किया था। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी की सरकार थी। वो तो नानाजी देशमुख थे जो उन्होंने अपना हाथ दोनों ऊपर उठाकर अपने हाथों पर लाठियों को सह करके जेपी की जान की रक्षा की थी। तो ऐसी घटनाएं ये होती है, यह कोई देश की पहली घटना नहीं है, और इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी के ऊपर ऐसा कोई लाठियों का हमला भी नहीं हुआ है जो जेपी के सामने, हम लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोगों के सामने जिस तरह से जेपी पर लाठियाँ चली थी, वो ये देश भूल नहीं सकता है। और वो कांग्रेस के नेता झूठ मूठ ड्रामा करके जमीन पर गिर करके ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ में बदसलूकी हुई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेता के लिए शोभा नहीं देता है। मतलब आपका ये कहना है कि देश को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि पीड़िता के बयान वीडियो रिकॉर्डिंग है, पीड़िता की मां के बयान वीडियो रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध है, और अब तो न्यायालय भी इस बात का संज्ञान ले चुका है। तो कम से कम न्यायालय पर तो विश्वास करना चाहिए, और इनको अभी इंतज़ार करना चाहिए। न यूपी का वातावरण ख़राब करना चाहिए, न देश का वातावरण ख़राब करना चाहिए। इनको अभी इंतज़ार करना चाहिए इसका। मनीषा वाल्मीकि समाज की बेटी थी, आसिफा मुसलमान थी। कहीं कोई अगड़े जाति की बेटी थी तो कहीं कोई पिछड़े जाति की बेटी थी। जब तक ये मानसिकता जीवित है तब तक दरिंदों की दरिंदगी पर रोक नहीं लगेगा। जिस दिन हमारा देश कहेगा कि मनीषा वाल्मीकि समाज की नहीं बल्कि मेरी बेटी थी, आसिफा मेरी बहन थी, निर्भया भारत की आबरू थी, उस दिन दरिंदों की दरिंदगी पर रोक जरूर लगेगा। याद रखिए, अगर ये दरिंदगी, ये हवानियत बंद नहीं हुई तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क में मरियम की हमजिन्स जन्म लेने से इनकार कर दे, माँ दुर्गा का नारी रूप विलुप्त हो जाए। तो सोचो फिर क्या होगा। क्यों इस देश में कोई बेटी जन्म लेगी?
बंद करो बेटी बचाओ का नारा। अब रावण जलाने की परंपरा भी बंद होनी चाहिए। अब शुरू करो दरिंदगों को फांसी देने की परंपरा। मनीषा को इंसाफ नहीं चाहिए बल्कि भारत माता इंसाफ मांगती है।